आज ही मेरी शादी हुई थी, लेकिन विदाई के समय मेरी माँ ने कहा, नेहा, अपने पति को शादी की पहली रात अपने पास मत आने देना। अगर शादी की पहली रात वह तेरे करीब आ गया, तो वह तुझे तलाक दे देगा। इसलिए मेरी इस बात का ध्यान रखना कि तेरा पति तुझे ना छुए। मैं हैरान होकर अपनी माँ को देखने लगी। मेरी माँ ने कहा, बस मेरी यही बात मान लो, अभी फ़िलहाल जितनी तुझसे कोशिश हो सके अपने पति से दूर रहना। मैंने कहा, लेकिन मम्मी, ऐसा क्यों? वह मेरा पति है और वह क्यों मानेगा? और फिर गौतम ने कितनी जिद के बाद मुझे पाया है, फिर वह भला मेरे करीब क्यों नहीं आएगा? और फिर मेरी माँ ने मुझे ऐसी हकीकत बताई कि मैं कांप कर रह गई। मैंने कहा, माँ, आपको ये शादी नहीं करवानी चाहिए थी। आपको कम से कम गौतम की जिंदगी बर्बाद करने से पहले एक बार तो सोचना चाहिए था। जब यह सच्चाई गौतम को पता चलेगी, तो उनका पूरा घर ही बर्बाद हो जाएगा। यह आपने अच्छा नहीं किया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी माँ ने मेरी यह सच्चाई मुझसे क्यों छुपाई थी? मेरी माँ ने कहा, ये शादी गौतम की जिद पर हुई है। मैंने तो इस रिश्ते के लिए पहली बार में ही मना कर दिया था। लेकिन उन लोगों ने जब नहीं माना, तो मैंने भी सोचा, अच्छा है, तू भी अपने घर की हो जाएगी। हो सकता है समय गुजरने के साथ साथ तेरी जिंदगी में भी खुशियों के रंग भर जाएं। क्योंकि तू कब तक हमारी दहलीज पर बैठी रहती? मैं क्या करती, उदास मन से ससुराल चली आई। मैंने ऐसा ही किया, पति को करीब ना आने दिया। सुहाग रात के कमरे में वह बेड पर बैठा मेरे हुस्न की तारीफें कर रहा था और जैसे ही उसने मेरा हाथ छुआ, मैंने उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। वह हैरान हुआ। मेरा पति गौतम मुझे वजह पूछने लगा, तो मैंने रोना धोना मचा दिया, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन मेरे पति गौतम को जब पूरा राज पता चल गया, तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, क्योंकि मैं गौतम के कमरे में बेड पर बैठी थी और वह मेरे सामने बैठा मुझे बड़ी हैरत से देख रहा था। मेरा पूरा शरीर इस समय बुरी तरह से कांप रहा था। मैं पूरी तरह बर्फ की तरह ठंडी पड़ चुकी थी। सामने बैठे मेरे पति की तेज नज़रें मुझे अपने शरीर के आर पार होती महसूस हो रही थीं। वह कहने लगा, क्या बात है, नेहा? क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है? मैंने अपनी नज़रें उठाईं और उसे देखा। मैं अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। मेरे होठ बुरी तरह से कांप रहे थे और वह बड़े सख्त और गुस्से भरे शब्दों में मुझसे वजह पूछ रहा था। मैं चाहकर भी बोल नहीं पा रही थी कि असल वजह क्या है। उसने दोबारा से मुझे दहाड़ते हुए पूछा, नेहा, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? उसकी इस तरह की दहाड़ पर मैं पूरी तरह घबरा गई थी और जोर से रोने लगी। लेकिन सामने वाला शायद पक्का इरादा कर चुका था कि मुझसे जवाब लिए बिना मुझे छोड़ेगा नहीं। गौतम ने फिर तेज आवाज में कहा, ये रोना धोना बंद करो और बताओ, मुझे इनकार की वजह क्या है? अगर तुम ये सोच रही हो कि आज की रात में तुम्हारे यह आंसू देखकर पिघल जाऊंगा और आज की रात तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, तो यह तुम्हारी गलतफहमी है, और इस गलतफहमी को अपने दिल से निकाल दो। ये कहकर उसने मेरा हाथ अपने हाथ की सख्त पकड़ में लिया, जो बुरी तरह से कांप रहा था। मैंने अपना हाथ खींचने की कोशिश की, तो वह मेरे और भी करीब आ गया। कहने लगा, क्यों, नेहा? क्यों मेरा इम्तिहान ले रही हो? मेरी पसंद के शादी के खूबसूरत जोड़े में सजी मेरे सामने बैठी हो और मुझे खुद के करीब भी नहीं आने दे रही हो। आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है? ऐसी कौन सी गलती की है, जो तुम मुझसे यूं दूर भाग रही हो? आज हमारी शादी की पहली रात है। इस शादी को लेकर लड़के और लड़की के दिल में कितने अरमान होते हैं,
और तुम आज की रात मुझे खुद के करीब क्यों नहीं आने दे रही हो? आखिर इस सब की वजह क्या है? मुझे कम से कम वजह तो बताओ। हो सकता है मैं तुम्हारी मुश्किल को हल कर दूं। मैं फरिश्ता नहीं हूँ। नेहा, जो लड़की मेरे लिए हर तरह से जायज हो चुकी हो, उसे यूं सजा संवरा बस देखकर अपना जी जलता रहूं। मैं बड़ी मुश्किल से यह समय काट रही थी। हर रोज तुम्हारी संगत के सपने देखे हैं। धीरे धीरे गौतम के कहने का अंदाज नशीला होने लगा था। वह मेरे चेहरे पर झूलते बाल को बड़ी प्यार से देख रहा था और मेरा दिल धड़कना भूल गया था। जितना वह आज बेताब नजर आ रहा था, मेरे लिए उसे रोकना और भी कठिन इम्तिहान बनता जा रहा था। लेकिन मैं मजबूर थी। जो राज मेरी माँ ने मुझे बताया था, अगर मेरा वह राज गौतम जान जाता तो मेरी जान ले लेता, मुझे तलाक दे देता। गौतम ने मुझे सोने की चेन दिखाई, जिसे पहनाते हुए उसकी उंगलियां बेखुदी से मेरे गले पर रेंगने लगी थीं। एक कर्ज था जो मेरे पूरे शरीर में लग गया। मैंने झट से उसका हाथ पीछे झटक दिया और खुद भी पीछे हट गई। मैंने कहा, प्लीज गौतम, मेरी बात समझने की कोशिश करो। गौतम ने कहा, मुझे बस 1 महीने का समय दे दो। मैंने विनती करते हुए कहा, लेकिन गौतम पर तो नशा सवार था। वह कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। कहने लगा, वजह बताओ मुझे, वरना मैं जबरदस्ती पर उतर जाऊंगा। तुमसे अपना हक वसूल कर लूंगा। तब भी तुम मुझसे सवाल नहीं करोगी। वह भी शायद ठान कर बैठा था कि मेरी बात नहीं मानेगा, लेकिन गौतम की इतनी नज़दीकियां मेरे लिए कौन सी नई आजमाइश लाने वाली थी, वह मैं जानती थी, लेकिन मैं उसे रोक नहीं सकती थी। जैसे जैसे वह मेरे करीब बढ़ रहा था, मेरी हालत खराब होने लगी थी। मैं इस कदर बदहवास और परेशान थी कि वहीं बेहोश होकर बेड पर गिर गई। मेरे कानों में गौतम की आवाज़ गूंज रही थी। वह मुझे नेहा नेहा पुकार रहा था। मुझे बाजू से हिलाते जा रहा था। शायद उसे अंदाजा नहीं था कि मैं होशों हवास खो बैठूंगी। शायद मैं होश से बेगाना हो रही थी, या फिर ये उन दवाओं का असर था जो फेरों के बाद अपनी माँ की बातें सुनकर मैंने खाई थी। जो खुलासा मेरी माँ ने मुझ पर किया था, मैं चाहकर भी अपने पति को अपने करीब नहीं आने दे सकती थी। ये भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में कोई दूसरा मर्द था। मुझे गौतम बेहद पसंद था। ये बात भी नहीं थी कि अतीत में मेरे साथ कोई ऐसा हादसा पेश आया था कि मुझे इस राज के खुल जाने का डर था। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो समस्या मेरे साथ थी वह शायद ही किसी लड़की के साथ हो। खैर, जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल के कमरे में थी। मेरी सास और गौतम मेरे पास परेशान खड़े थे। मेरी सास मुझसे मेरी खैरियत पूछ रही थीं। लेडी डॉक्टर ने कहा कि अब ये बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। कुछ देर में हम घर आ गए। मेरी सास मुझे आराम करने का कहकर मेरे कमरे में छोड़कर चली गई। मैं अपने बेड पर लेट गई। घर पर अब भी मेहमान मौजूद थे। शादी वाला घर था, मेहमानों का होना तो कोई बड़ी बात नहीं थी। मुझे गौतम के दोस्तों की बातों की आवाज़ आ रही थी, जो गौतम से मजाक कर रहे थे कि एक ही रात में ऐसा भी तुमने अपनी पत्नी के साथ क्या कर दिया कि बेचारी बेहोश हो गई। अरे, नाजुक सी लड़की थी, प्यार मोहब्बत से काम लेना चाहिए था, और तुमने तो उस नाजुक से फूल को मसल कर ही रख दिया। लोगों को तो बातें बनाने का मौका मिल गया था। पता नहीं सब लोग क्या समझ रहे थे। मुझे अपने अंदर शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। मेरी वजह से गौतम सबके सामने शर्मिंदगी उठा रहा था। कोई कह रहा था, 4 दिन अब कमरे की तरफ भी मत जाना। कोई मेरे सास से कह रहा था, आप खुद दुल्हन के पास रहिए, गौतम की शक्ल देखकर कहीं दुल्हन फिर से बेहोश ना हो जाए। हंसी और ठहाकों की आवाज़ें मुझे अपनी ही नज़रों में गिरा रही थीं, लेकिन मैं भी मजबूर थी।
अगर असल वजह अपने पति को बता देती तो तलाक देकर वह मुझे धक्के मारकर अपने घर से निकाल देता। अगर कुछ भी ना बताती तो संबंध बनाने के कुछ ही महीने बाद वह जान जाता। मैं किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी। कुछ दिन तक मेरी सास ही मेरे पास आती रही, मुझे खाना भी वही खिलाती थी। बहुत ही नर्म दिल औरत थी, बहुत ही अच्छी और मोहब्बत करने वाली। धीरे धीरे सारे मेहमान भी जा चुके थे, मेरी तबीयत भी अब सुधर चुकी थी, इसलिए मैंने खुद ही किचन के काम संभाल लिया। हालांकि मेरी सास ने मुझे बहुत मना किया था। गौतम बहुत चुप चुप सा था, खाने के बीच भी मुझे शिकवा भरी नज़रों से देखता रहता। मेरी ससुराल में बस मेरी सास और मेरे पति ही रहते थे। गौतम मेरी सास की इकलौती औलाद था। वैसे तो सब मेहमान जा चुके थे, लेकिन मेरी सास ने अपने दोस्त और उसकी बेटी को अपने पास ही रोक लिया था। मेरे सास के दोस्त की बेटी मेरी ही उम्र की थी, उसके बीए के पेपर हो चुके थे, इसलिए माँ बेटी ने महीना भर यही रहने का प्लान बनाया हुआ था। सोनी खूबसूरत भी बहुत थी, और जो बात मुझे खटकती थी वह ये थी कि वह गौतम के साथ बेधड़क अंदाज में रहती थी और गौतम से हंस हंस कर बातें करती थी। उस दिन भी खाने की टेबल पर सोनी गौतम से ना जाने कहाँ कहाँ की बातें किए जा रही थी, लेकिन गौतम तो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। वह बस लिए दिए ही जवाब दे रहा था। उसकी नज़रें तो मुझ पर ही जमी हुई थीं। ज़बान से मुझे कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन उसकी नज़रें जो कुछ मुझसे कहती थीं, मैं जानकर भी अनजान बन जाती थी। रात को मैं किचन के काम निपटा रही थी, मेरी सास अपने कमरे में जा चुकी थी, और उनकी सहेली और सोनी भी उन्हीं के कमरे में जा चुकी थीं। गौतम के इस छोटे से फ्लैट में बस 2 ही कमरे थे, एक हॉल और एक डाइनिंग रूम था। मैं अभी बर्तन ही धो रही थी, जब मुझे किसी की बेताब नज़रों ने उलझने पर मजबूर किया था। मैंने पलट कर देखा तो गौतम मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। कहने लगा, नींद नहीं आ रही, सर में दर्द है, मुझे एक कप चाय बना दो नेहा। मैंने चाय की केतली गैस पर रख दी। मुझे लगा था कि वह चाय का कहकर बाहर चला जाएगा। मैं किचन के काम के समय दुपट्टा किचन के दरवाजे पर लटका कर ही काम करती थी, क्योंकि उस समय मैं किचन में अकेली होती थी। फिर घर पर भी कोई देवर जेठ ससुर नहीं थे, लेकिन गौतम इस तरह अचानक से किचन में आ जाएगा और मेरे पास खड़ा हो जाएगा, मुझे अंदाजा ही नहीं था। वह मेरी ओर तकी लगाए देख रहा था। जब मैं उसको अपनी तरफ गौर से देखती तो मुझे शर्म सी आने लगी थी। वह किचन के दरवाजे के पास खड़ा था, बिल्कुल वहीं पर मेरा दुपट्टा भी टंगा हुआ था। मैं वहां से दुपट्टा उतारकर अपने ऊपर डाल भी नहीं सकती थी। मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द चाय बन जाए, लेकिन मुसीबत ये थी कि आज गैस चूल्हे को भी क्या हो गया था। इतना स्लो चल रहा था, शायद चूल्हे में कोई कचरा फंसा हुआ था। इतना स्लो चलता तो 15-20 मिनट चाय बनने में लग जाने थे, और 15-20 मिनट यूं ही खड़े रहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मैं बार बार गौतम की नज़रों से उलझ रही थी, दिल की धड़कनें मेरे काबू से बाहर थीं। तभी अचानक मुझे गौतम की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दी। गौतम कह रहा था, नेहा, तुम्हारे बाल कितने लंबे और खूबसूरत हैं, मैंने तो आज गौर किया है। वह थोड़ा सा और मेरी तरफ बढ़ चुका था। किचन छोटा था, इसलिए वह मेरे बहुत ही करीब पहुंच चुका था। मैं उस समय बहुत नर्वस हो रही थी। वह बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, मेरे चेहरे को गौर से देखने लगा। वह बोला, जानती हो, मैंने जब तुम्हें पहली बार अपने दोस्त की शादी पर देखा था, तुम्हारी मुस्कुराहट से तुम्हारे चेहरे पर पड़ने वाले डिंपल ने मेरा दिल ही मुझसे छीन लिया था। मैं जब तक उस शादी के फंक्शन में मौजूद रहा,
मेरी नज़र लगातार तुम पर थी। बस वही अपना दिल तुम पर ऐसा हारा कि जब तक रिश्ता पक्का नहीं हो गया, मेरा सुकून और चैन जैसे मुझसे छीन ही गया था। ये कहते हुए वह मेरे और भी करीब आ गया था। मैं पीछे सेल्फ से जा लगी थी। गौतम, प्लीज़ पीछे हटो, मुझे अपना दुपट्टा लेना है। मैंने अपने माथे पर आए हुए पसीने को साफ किया था। गौतम ने कहा, क्यों? यहाँ कोई गैर है क्या जिससे तुम्हें अपने आप को छुपाना है? पति पत्नी तो वैसे भी एक दूसरे के होते हैं। गौतम मुझसे और भी करीब हो गया और मुझे कमर से पकड़ लिया और अपने होंठ मेरी गर्दन पर रख दिए। उसकी गर्म गर्म सांसों से मैं पिघलने लगी थी। मेरी हालत अब और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। इससे पहले कि वह मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेता, मैंने उसे पीछे धक्का दिया और किचन से बाहर निकल गई। तेजी से अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मैं कैसे गौतम की बढ़ती हुई बेकरारी को रोक सकती थी? वह पति था मेरा, मुझसे मोहब्बत करता था। उसने अपने दोस्त की शादी में मुझे पसंद कर लिया था और मेरे घर रिश्ता भेज दिया था। मेरी माँ ने पहले इस रिश्ते के लिए मना कर दिया था और जब तक ये रिश्ता पक्का नहीं हो गया, उसने हमारे घर की दहलीज नहीं छोड़ी थी। वह ना जाने कब से मेरे इंतजार में था और जब आज मैं उसकी पत्नी बनकर उसके घर में मौजूद थी, तो वह मुझे जी भरकर प्यार भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने उसे इजाज़त नहीं दी थी। वह अपनी जगह सही था, लेकिन जिस मुश्किल में मैं फंस चुकी थी, वह मेरे लिए एक मुसीबत बन गई थी। टेंशन के कारण मैं रोने लगी थी। पत्थर की तो मैं भी नहीं थी। एक नेचुरल सा रिश्ता था। जितनी मोहब्बत और संगत की तड़प गौतम को थी, मैं भी उसकी संगत के लिए तड़प रही थी। जी चाहता था कि उसकी मजबूत बाहों में समाकर दुनिया के सारे गमों को भुला दूं, लेकिन बस मेरी मजबूरी मेरे आड़े आ जाती थी। रोते रोते पता नहीं कब मेरी आँख लग गई थी। सुबह जब उठी तो गौतम ऑफिस जा चुका था। मैंने अपनी सास से गौतम की इतनी जल्दी ऑफिस जाने की वजह पूछी, तो मेरी सास ने कहा, पता नहीं, कह रहा था ऑफिस में कुछ जरूरी काम है। मुझे याद आया, मैंने तो रात भर अपना कमरा अंदर से लॉक रखा था। शायद गौतम वहीं हॉल में सोफे पर ही सो गया होगा। उसके कपड़े और बैग वगैरह भी तो कमरे में ही थे। मैं समझ गई गौतम ऑफिस नहीं गया, बल्कि वह घर से कहीं चला गया है। अब मुझे गौतम की चिंता होने लगी। पता नहीं वह कहाँ चला गया होगा। वह मुझसे नाराज था। पूरा दिन मेरा इसी चिंता में निकल गया था। शाम 4 के करीब वह आया था। वह सीधा कमरे में चला गया। उसके बाद से गौतम ने मुझसे बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दी। वह बिल्कुल भी मेरी तरफ नहीं देखता था। एक बार जब उसके ऑफिस के कपड़ों पर प्रेस करने लगी, तो उसने मेरे हाथ से छीन लिया। कहने लगा, मेरे काम करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर उसने अपने कपड़े सोनी को दे दिए। नाश्ते का भी उसी से कहने लगा। मैं बेचैन सी होकर रह गई थी। गौतम का रवैया शायद मेरे साथ ठीक ही था। वह कब तक मेरे साथ नरमी से रह सकता था? लेकिन मेरी जान पर उस समय बन आए जब मैंने सोनी को गौतम के आगे पीछे घूमते देखा। वह बड़ी खुशी से दौड़ दौड़कर गौतम के सारे काम कर रही थी। हैरत तो मुझे ये देखकर भी हुई कि शाम को जब गौतम ऑफिस से वापस आता था, उस समय सोनी नई नवेली दुल्हनों की तरह तैयार होकर दरवाजे पर खड़ी रहती थी। जैसे ही गौतम अंदर आता, सोनी भागकर उसके करीब जाती, उसे मुस्कुराते हुए हेलो कहती और उसके हाथ से बैग ले लेती। जो जिम्मेदारी मेरी थी, वह बड़ी खुशी से सोनी निभा रही थी। और मेरे अंदर तो जैसे आग ही लग गई थी। लेकिन मैं क्या कह सकती थी, क्योंकि गौतम खुद उसे इतनी अहमियत दे रहा था। शायद इसलिए कि जो वह चाहता था, वह मैं पूरा नहीं कर सकती थी।
बात यहीं तक रुकी रहती तो ठीक था। एक बार रात के समय मेरी आंख खुली तो मुझे बाहर डाइनिंग रूम से बातों की आवाज़ आ रही थी। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो दोनों ही हंस हंस कर बातें कर रहे थे। सामने चाय के 2 कप भी पड़े हुए थे। मुझे देखकर सोनी की हंसी को तो ब्रेक लग गए थे, लेकिन गौतम बिल्कुल बेपरवाह सा बैठा हुआ था और सोनी से बातें करता रहा, जैसे उसे मेरे होने ना होने की कोई परवाह ही ना हो। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मेरी जिंदगी धीरे धीरे बर्बाद हो रही थी। मेरा घर उजड़ रहा था, लेकिन मैं शायद जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ी थी कि जहां आगे कुआं और पीछे खाई थी। अगर मैं हकीकत गौतम को बताती तब भी मेरा घर बर्बाद हो जाना था, और ना बताती तब भी यह सोनी नाम की लड़की मेरी जगह ले लेती। औरत सब कुछ सह सकती है, लेकिन सौतन का दुख नहीं। मेरे और गौतम के बीच जो कुछ भी था, मैं नहीं चाहती थी कि सोनी बीच में आए। इसीलिए मैंने अपनी सास से कहा, सोनी को काफ़ी दिन हो गए हैं यहाँ आए हुए, वापस कब जाएगी? हालांकि सोनी की माँ को गए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। सोनी यह कहकर रुक गई थी कि मैं कुछ दिन और यहाँ रुकना चाहती हूँ। मेरी सास कहने लगी कि मैं भी उसे कह चुकी हूँ कि अब तो तुम्हें आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, तुम अब अपने घर जाओ। लेकिन ये गौतम है कि उसे मना किया जा रहा है। वह जाने का मन भी बनाती है तो गौतम उसे रोक लेता है। ये सुनकर तो मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। गौतम क्यों चाहता था कि वह यहाँ से ना जाए? एक बार मैं किचन से बाहर आई तो दोनों ड्राइंग रूम में बातें कर रहे थे। मैं दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। उनके बीच होने वाली बातें ही कुछ ऐसी थीं जो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी थीं। पहले मैं नहीं जानती थी कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, लेकिन आज इस राज से भी पर्दा उठ चुका था। मैं तो इस गलतफहमी में जी रही थी कि गौतम मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन हकीकत तो शायद कुछ और ही थी, क्योंकि जो मैंने सुना था उसके बाद मेरे दिल में ये लग सा गया था कि मेरा पति मुझसे मोहब्बत नहीं करता। शायद ये शादी उसकी मजबूरी रही होगी, वरना मोहब्बत तो उसे सोनी से ही थी, और सोनी उसके कहने पर ही यहाँ रुकी हुई थी। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। रात का खाना भी नहीं खाया। मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? मैंने सर दर्द का बहाना बना दिया। आधी रात मैंने रोकर गुजारी थी। रात 2 बजे मुझे ड्राइंग रूम से फिर सरगोशियों की आवाज़ें आने लगीं। मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद था। मैंने ड्राइंग रूम की खिड़की से देखा तो मेरे होश उड़ गए। सोनी गौतम की बाहों में थी। अचानक मेरी आंख खुली थी। मेरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। मैं पसीने से भीग चुकी थी। भगवान का धन्यवाद किया कि जो मैंने देखा वह एक सपना था। मैं उठकर जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकली। हॉल में खामोशी छाई हुई थी। मैं ड्राइंग रूम में गई। गौतम अपने लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था। मैं रोते हुए उसके पास बैठ गई। वह मुझे देखकर कुछ परेशान हुआ। कहने लगा, क्या बात है? रो क्यों रही हो? मैंने कहा, गौतम, आप आज के बाद सोनी से बात नहीं करेंगे। मेरी बात पर पहले तो वह कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर अपना लैपटॉप बंद कर दिया। कहने लगा, क्यों ना बात करूं? मैंने कहा, आपके दिल में सोनी थी तो मुझसे शादी क्यों की आपने? वह कहने लगा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो मैंने सोनी की कदर नहीं की और तुम्हारे हुस्न का दीवाना बन बैठा और तुमसे शादी कर ली। सोनी मुझसे पहले से ही मोहब्बत करती है और मुझसे शादी करना चाहती है, और अब मुझे भी इस बात का एहसास हो गया है। इसलिए मैं सोनी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो मेरा दिमाग ही चकरा गया था। मैं फूट फूट के रोने लगी। मैंने कहा, आप ऐसा
नहीं कर सकते, मुझे यूं बर्बाद नहीं कर सकते। मैं मर जाऊंगी आपके बगैर, गौतम। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी बात सुनकर गौतम ने मेरा हाथ पकड़ा और कमरे में लेकर आया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। कहने लगा, बस यही तो सुनना चाहता था मैं। ये जानता था कि तुम्हारे दिल में क्या है, इसलिए मैंने सोनी से विनती की थी कि वह मेरे साथ मिलकर यह ड्रामा करें। नेहा, सोनी मेरी सगी बहन है। मम्मी की सहेली की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मम्मी ने सोनी को उन्हें दे दिया था। ये बात मेरे लिए एक नया खुलासा थी। फिर गौतम बोला, तुम्हारी दूरियों ने मुझे बेहद परेशान कर रखा था। मुझे लगा, शायद तुम किसी और से मोहब्बत करती हो, इसलिए मुझसे दूर रहने के बहाने ढूंढती हो। इसलिए मैंने सोनी के साथ मिलकर यह ड्रामा किया था, और आज तुम्हारे इजहार ने मेरे अंदर एक इत्मीनान और सुकून भर दिया है। शायद तुम्हारी मुझसे दूरी एक नेचुरल झिझक थी। गौतम मेरे करीब आने लगा, इतना करीब कि उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। गौतम ने मदहोश होते हुए कहा, नेहा, अपने दिल दिमाग से सारा डर निकाल दो। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुँचाऊंगा। इस बार मैं उसे रोक नहीं पाई, क्योंकि अपनी जुबान से मैं इजहार-ए-मोहब्बत कर चुकी थी। पूरी रात मेरी डर में गुजरी थी कि जिस दिन मेरा सच गौतम को पता चल गया, वह दिन मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। खैर, मेरी संगत पाकर गौतम बेहद खुश था। कुछ दिनों बाद सोनी भी वापस चली गई थी। बस मेरा दिल हर समय डर के साए में रहता था कि जब मेरी सच्चाई का पता गौतम को होगा, तो मेरा क्या होगा। हमारी शादी को कुछ ही महीने गुजरे थे, जब एक बार मेरी सास खाने के बीच कहने लगी, गौतम, मुझे जल्द से जल्द पोते या पोती की खुशखबरी सुनाओ। तुम मेरी इकलौती औलाद हो, और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द दादी बन जाऊं। इस सूने आंगन में एक छोटे से बच्चे की किलकारियां गूंजें। ये सुनते ही मेरे हाथ से प्लेट गिर गई। मैंने जल्दी से प्लेट उठाई। गौतम ने मेरी तरफ देखकर कहा, क्या बात है नेहा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो। मैं उसे क्या जवाब देती। मेरी तो भूख ही मिट चुकी थी। फिर गौतम ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ को तसल्ली दी, माँ, अभी इतनी भी जल्दी क्या है, आपको ये खुशखबरी भी जल्दी ही मिल जाएगी। लेकिन मेरी सास को तो बहुत ही जल्दी थी, और शायद उनकी यह जल्दबाजी स्वाभाविक भी थी।